देखिए अप्लाइड फिजिक्स की क्लास है ये और आज हम यूनिट नंबर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो उसका एक पार्ट ले रहे हैं, दाब यानी कि प्रेशर। इससे पिछले वाली वीडियो में हम पहला जो पार्ट था इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता उसे देख चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ये जो प्रेशर वाला पार्ट है, जिसको कि मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि इससे बहुत कुछ पूछा जाए, लेकिन जब इससे पूछा जाता है तो वो चीज़ें बच्चे गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं वो याद ज़्यादा करने वाली हैं और समझ में थोड़ा-सा कम आती हैं लोगों को। तो हम इसमें यही कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की कोशिश करें, ताकि इससे जब कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि एक-एक नंबर वाले छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इससे और बड़े क्वेश्चंस भी इसमें से हैं, जैसे 14 बैरोमीटर है, ठीक है ना? गेज प्रेशर और इनकी डेफिनिशंस हैं, ये पेपर में आती हैं। तो उन डेफिनिशंस को नहीं समझ पाते हैं बच्चे और इस वजह से जो है वो गलत कर देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाएँ और शॉर्ट में हम पूरा एक चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे पूरे चैप्टर में, टॉपिक्स वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, ये डेफिनिशंस। दाब के मात्रक कौन-कौन से होते हैं, जिनको कि मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा हल्का-सा लिख भी रखा है। फिर फ्लूइड में प्रेशर कैसे निकलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, फिर दाब को नापने के जो स्केल्स हैं वो क्या-क्या हैं, दाब मापक्रम और सिंपल बैरोमीटर और 14 बैरोमीटर, इसमें क्या-क्या खासियतें हैं, क्या-क्या करेंगे, और थोड़ा-सा आइडिया इस बात का कि मौसम की जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है ना? उसको किस तरह से किया जाता है। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं थ्रस्ट या और प्रेशर। देखिए थ्रस्ट और फोर्स में क्या फ़र्क है, पहले तो ये समझ लीजिए। तो फोर्स जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, फोर्स उस पे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं, फोर्स टेंजेंशियल भी लगा सकते हैं, जैसे हमने प्रत्यास्थता में देखा था। कई तरह से आपके फोर्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स से होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, फोर्स तो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है? किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन थ्रस्ट क्या है, वो हमेशा नॉर्मल होता है। ये थ्रस्ट थ्रस्ट को हिंदी में कहते हैं प्रणोद, ठीक है ना? प्रणोद कहते हैं इसे। और फोर्स को बल कहते हैं। तो थ्रस्ट भी एक तरह से फोर्स है, लेकिन वो नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। तो जब हम प्रेशर की बात करते हैं, दाब की बात करते हैं, तो हमारा वैसे तो बता दिया जाता है कि आपको फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन एक्चुअली जो जब हम फ्लूइड प्रेशर वगैरह इनकी बात करते हैं, तो प्रेशर में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसमें ये फोर्स जो है वो एक्चुअली थ्रस्ट होता है, ठीक है ना? तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ये आपका जो है वो प्रेशर से डिफाइन होता है। तो थ्रस्ट क्या होता है और दाब क्या होता है ये आपको पता लग गया है। यहाँ से अब अगर आप यूनिट लेना चाहें तो इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जो है वो आप पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो शॉर्ट में इसे पास्कल या फिर पीए से शो करते हैं। इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं आप, उसके मैटर में नहीं जा रहे हम, निकाल सकते हैं आप। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, दाब के मापक्रम। देखिए दाब को कितने नहीं, मापक्रम नहीं, मात्रक। मापक्रम तो नीचे आएगा। दाब के मात्रक में क्या है कि कई तरह के इसके मात्रक चलते हैं और वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो उनको पहले पढ़ने के लिए हम थोड़ी सी एक चीज और समझ लेते हैं, फिर इन पे चलते हैं। आपने पास्कल और बस इतना पढ़ लिया है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ये एसआई सिस्टम होता है। तो वो मात्रक मैंने एसआई सिस्टम में ला करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? ये आपका पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप पास्कल कहो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहो, बात बराबर है। मैं इसमें से जितना बताता जाऊं आप उतना देखते जाइए, क्योंकि इनको लिखने में फिर टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया है, ठीक है ना? तो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बात एक है। तो आपके पास जैसे मान लिया सपोज करिए 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है और मैं कहता हूं इसे पास्कल में कन्वर्ट करो, तो यही पास्कल है। कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया आपका प्रेशर, ये एक मात्रक हो गया इसका। दूसरे जो मात्रक बनाए जाते हैं इसमें, वो सरल जो बैरोमीटर आएगा, सिंपल बैरोमीटर, उसके बेस पे बनाए जाते हैं। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्या किया था, टॉरिसेली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने 1 मीटर लंबी कांच की नली ली, 100 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली ली, ठीक है? उस कांच की नली में मरकरी भर दिया, पूरा पूरा उन्होंने उसको मरकरी से भर दिया। फिर उसके बाद एक बर्तन लिया और उस बर्तन में भी मरकरी भर लिया, ये मरकरी भर लिया उन्होंने। अब इसके ऊपर क्या किया उन्होंने, अंगूठा लगाया इसके ट्यूब के ऊपर
और अंगूठा लगा करके इसको ला करके पलट के इसके ऊपर रख दिया, ऐसे पलट के रख दिया इसके अंदर, और फिर अंगूठा हटा लिया। तो मरकरी जो है वैसे तो इसमें पूरा भरा हुआ था, ठीक है ना, लेकिन हुआ क्या, जब इन्होंने अंगूठा हटाया तो मरकरी जो है वो नीचे की तरफ उतरा और लगभग इस लेवल से हाइट 76 सेंटीमीटर पे आकर के और वो मरकरी जो है वो ठहर गया। समझ रहे बात को आप? यहाँ से जो है वो 76 सेंटीमीटर की हाइट पे और मरकरी जो है वो रुक जाता है। ऊपर जो है आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इस वाले हिस्से में जो है वो आपका निर्वात उत्पन्न हो जाता है और ये आपका मरकरी भरा हुआ है। और बाहर के लेवल से अंदर के लेवल की हाइट ये आपकी 76 सेंटीमीटर लगभग आई। तो इस बात को एक्सप्लेन कैसे किया गया, इसके मतलब क्या निकला? इससे मतलब ये निकला कि मैं जरा अब इस डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल में बनाता हूँ और फिर आप देखिए इसका मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है, ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगी। इसमें जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये मरकरी भर दिया मैंने और इसमें ये ट्यूब मैंने पलट दी और इसमें ये सपोज करिए 76 सेंटीमीटर पे ये पारा है। तो अब आप देखिए ये क्या है, यहाँ पे नज़र मारिए, ये ट्यूब के एंड पे क्या हो रहा होगा। ये प्रेशर जो है वो ये मरकरी का जो कॉलम है, जितनी इसकी ऊंचाई है, आपको फॉर्मूला एक पता होना चाहिए, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू एच रो जी या फिर एच डी जी। अगर h हाइट का लिक्विड कॉलम है तो वो कितना प्रेशर डालता है, h उसकी ऊंचाई होती है, रो उसका घनत्व होता है, डेंसिटी होती है जितनी लिक्विड की है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी एच रो जी ये प्रेशर बनाती हैं। तो ये मरकरी कॉलम जो आपका ये सारा का सारा है, ये मरकरी कॉलम ये इस पे नीचे प्रेशर मार रहा होगा और धक्का दे करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं? तभी तभी देखिए ऊपर से नीचे उतर के वो इतना आ गया था। अच्छा, बाहर से क्या है, बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि जो ये हवा है चारों तरफ ऊपर जाके 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक जो हवा है हमारे ऊपर, ये सारे का सारा जो प्रेशर डाल रही है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वो इसके ऊपर धक्का इधर से दे रहा है। समझ रहे हैं बात आप? ये अंदर से लिक्विड कॉलम प्रेशर डाल रहा है, वो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहा है। तो जब शुरुआत हुई थी, जब टॉरिसेली ने इसको पलटा था ला करके और मरकरी पूरा भरा हुआ था, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा था, बाहर का कम था। तो उसने क्या किया, धक्का जोर लगाया और जोर लगा के वो 76 सेंटीमीटर तक तो आ गया। लेकिन जब 76 सेंटीमीटर पे आ गया तो इस 76 सेंटीमीटर का जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अब ये भी जोर लगा रहा है बाहर निकलने के लिए और वो भी जोर लगा रहा है अंदर ढकेलने के लिए, लेकिन दोनों के जोर बराबर हैं, दोनों के द्वारा जो फोर्स है वो बराबर है। इसलिए अब ये ना तो बाहर निकल पा रहा है और ना ये इसके अंदर घुस पा रहा है, ये 76 सेंटीमीटर पे आकर रुक गया है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ये मरकरी कॉलम का प्रेशर है ये किससे न्यूट्रलाइज हुआ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से न्यूट्रलाइज हुआ है। इसका मतलब यही हमारा जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। आप बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हमने क्या किया, एक मरकरी कॉलम से उसे बैलेंस कराया है, ठीक है ना, और तब देखा कि 76 सेंटीमीटर पर अगर बैलेंस हुआ तो इसका मतलब 76 सेंटीमीटर के लिक्विड कॉलम का जो भी प्रेशर है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इस डिवाइस को हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो सिंपल बैरोमीटर है ना वो एक तरह से एक्सप्लेन हो गया है, 95% पार्ट इसका एक्सप्लेन हो गया है सिंपल बैरोमीटर का, कि ये प्रेशर कैसे नाप देता है। तो ये प्रेशर इसी तरह से नापता है कि इसके अंदर जो मरकरी का कॉलम होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, वो बैलेंस्ड होता है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और इसीलिए वो उसके बराबर होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि हमें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अगर तुम्हें रोक लिया पूरी तरह से तो इसका मतलब मैं भी उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ जितना कि दूसरे वाले का है। तो इस सेंस में जो है कंपैरिजन करके जो है चीजें नाप ली जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका प्रेशर निकलता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एक हमारे पास शॉर्टकट आ जाता है कि हम पूरा इसकी कैलकुलेशन ना करें, एच रो जी में वैल्यू पुट ना करें और हम सिंपल कह दें कि प्रेशर कितना है, तो हम सीधे ये कहेंगे 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम या मरकरी स्तंभ, ठीक है ना। केवल हम इतना बोलेंगे। तो ज्यादातर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कभी कभी हम जो है वो केवल जो है वो कॉलम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 76 सेंटीमीटर है जी कॉलम। मान लिया कल की डेट में प्रेशर कम हो गया, ये हाइट नीचे और उतर आई, ठीक है ना, ये कमजोर पड़ेगा। जैसे मान लिया सपोज ये कमजोर पड़ा, तो कमजोर पड़ा तो ये जोर मार देगा इधर, तो ये नीचे उतर आएगा, ठीक है ना। तो कमजोर होने का मतलब है ये नीचे हाइट कम हो जाएगी। तो कल को मान लिया 75.7 सेंटीमीटर एच जी कॉलम हो गया,
तो हम कहेंगे आज कितना प्रेशर है, तो आज की कम हो गया भाई प्रेशर, कितना कम हो गया, तो आज तो 75.7 बचा, इसका मतलब 0.3 सेंटीमीटर मतलब जो है वो प्रेशर डाउन हो गया। तो ये एक बोलने का तरीका है। एक दूसरी यूनिट आती है हमारे पास कि हम उतने सेंटीमीटर एचजी कॉलम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मरकरी के स्तंभ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें इसमें, तो एच की वैल्यू जैसे 76 सेंटीमीटर है तो मीटर में डाल दो 0.76, डेंसिटी मरकरी की 13.6 इंटू 10⁻³ होती है, और जी की वैल्यू 9.8 डाल दो, तो आप सॉल्व करके निकाल भी सकते हो कितना आएगा। वो चीज तब आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल इसमें आएगी। तो आपका एक तो सरल बैरोमीटर पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरी है कि आपको ये चीजें पता हो, ठीक है ना। बुक में क्या करते हैं कि ये चीज बाद में बताई है और वो पहले बता दी है उसमें, तब अंदर उसकी टेक्निकलिटी आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो इसलिए सिंपल बैरोमीटर पढ़ने के बाद अब हम ये आगे की बाकी बची हुई यूनिट्स पढ़ेंगे, तो वो हमको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो एक तो आप ये समझ गए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये जो है पास्कल हो जाता है। दूसरी यूनिट जो होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही एक एज ए यूनिट मान लिया गया है, और ये कितना होता है देखिए, 76 सेंटीमीटर जो पारे का स्तंभ होता है वो कहाँ पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 45 डिग्री अक्षांश पे। जैसे मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बताया था, स्मॉल जी का वेरिएशन, तो बाद में मैंने बताया था कि ना पोल पे लो, ना इक्वेटर पे लो, ना भूमध्य रेखा पे, ना ध्रुवों पे, तो बीच में ले लो, तो बीच का वही अक्षांश 45 डिग्री, और समुद्र तल ना हाइट पे गए ना लो, क्योंकि प्रेशर बदलता चला जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे का भी प्रेशर पे फर्क पड़ता है। तो इन कंडीशंस पे देखा गया तो पारे का 76 सेंटीमीटर स्तंभ का दाब वही वायुमंडलीय दाब माना जाता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटीएम, ये यूनिट बन गई आपकी, इज इक्वल टू, अब आप जब इसे सॉल्व करोगे ना, तो इसे सॉल्व करने पर आप जो है मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्टली आपका ये 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। ये अमाउंट आप याद रखेंगे और ध्यान देंगे ये कहाँ से आई है। अगर कभी निकालना पड़ जाए या भूल जाएं आप, तो आप इसकी कैलकुलेशन करके जो है निकाल सकते हैं। देखिए 10⁻³ तो है ही ये, ठीक है ना, 1 10 ये है तो 10⁻⁴ बनेगा, 1 10 यहाँ से बनेगा 10⁻⁵, तो 10⁻⁵ तो आ ही जाएगा यहाँ पे। तो 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कोई अगर मुझसे कहता है कि जरा बताओ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में रिप्रेजेंट करो, तो देखिए हम क्या कर देंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही तो पास्कल होता है, तो आप बस इसकी जगह पे पास्कल लगा दें, तो ये पास्कल में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आया जाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक यूनिट और इसकी बनाई गई है, बार। बार जो यूनिट बनाई गई है वो इसमें से केवल इतना हिस्सा ले लीजिए आप, 10⁵। समझ रहे बात आप, 1 बार में आप केवल इसका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उठा के अलग कर लो, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कह सकते हैं, इसको आप 1 बार, ये यूनिट है। डायमेंशनल एनालिसिस जब पढ़ाता हूं मैं तो उसमें बताता हूं एक यूनिट बार होती है और एक यूनिट बार्न होती है। बार जो है वो प्रेशर के लिए होती है, बार्न जो होती है वो आपकी एरिया, स्मॉल एरिया मेजरमेंट के लिए होती है। तो 1 बार, ये सब छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। 1 बार इज इक्वल टू, इसी के अंदर से 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल निकाल लूं तो यही चीज बार बन जाती है। अब अगर कोई मुझसे कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार में रिलेशन बताओ, तो मैं इतनी की जगह बार पुट कर दूंगा। देखिए 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.013, और इस पूरे की जगह क्या हो गया, बार आ गया। तो कनेक्टिविटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार की जो है वो इस तरह से बन जाएगी। इसके बाद अगर आप मान लिया सपोज करिए, हम ये देखते हैं यहाँ पे, आप देखिए एक और यूनिट है इसकी, टॉर। टॉर यूनिट जो है वो मैं बता दूं आपको, टॉरिसेली जो साइंटिस्ट थे, टॉरिसेली के नाम पे ये टॉर यूनिट बनी है। टॉरिसेली ने ही यही एक्सपेरिमेंट भी किया था, और यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होता है इसको भी टॉरिसेलियन वैक्यूम कहते हैं। ये टॉरिसेली के इतने नाम हैं, मतलब इतने जगह इसने अपना नाम डाल दिया, समझ लीजिए। तो टॉर जो होता है वो आपका होता है 1 mm मरकरी कॉलम। यहाँ पर देखिए बात कर रहे थे हम 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, ठीक है ना, 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम। तो ये जो है आपका 76 सेंटीमीटर अगर मरकरी कॉलम है तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस 76 सेंटीमीटर को आप 760 mm भी कर सकते हैं, 760 मिलीमीटर इसके अंदर होंगे जाकर, और 760 मिलीमीटर में अब इसमें से आप सबके सिर्फ 1 mm ले लीजिए, छोटा सा 1 mm ये ले लीजिए, तो 1 mm HG कॉलम जो है वो आपका जो है वो कहलाता है 1 टॉर।
समझ रहे हैं आप बात? इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा है या टॉर बड़ा है, तो आप ज ज़ाहिर-सी बात बता सकते हो कि टॉर तो बहुत छोटा है, क्योंकि वो 76,760 एमएमएचजी कॉलम के बराबर है और ये उससे 1 एमएमएचजी कॉलम मतलब 760 गुना छोटा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ी यूनिट है और टॉर जो है वो बहुत छोटी यूनिट है, वो 1 एमएमएचजी कॉलम होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 76 सेंटीमीटर एचजी कॉलम होता है। तीसरे आर्टिकल पे आते हैं हम, तरल में दाब, फ्लूइड प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एच रो जी, इसी को डिराइव करके ज्यादातर बता दिया जाता है। तो इसको डिराइव करने के लिए आप क्या करोगे, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लोगे, उसमें लिक्विड भर लिया, आपका रोज का जो है वो डेंसिटी हो गई, उसकी हाइट जो है वो h हो गई, ठीक है ना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया सपोज। तो जितना इसका टोटल वेट होगा, ठीक है ना, जितना इसका वेट होगा वही इसके ऊपर ये थ्रस्ट डालना होगा। थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते हैं वेट कितना होगा, इसका वेट होता है m इंटू जी, और मास कैसे निकलेगा, मास निकलेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ रहे बात, रो जी, ये आपका थ्रस्ट यानी कि F निकल आया। अब जब आपके पास थ्रस्ट निकल आया है, हेंस प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा, मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, जो माना आना है वो सब करते रहना, ठीक है। तो F अपॉन ए, तो ये है आपका ए एच रो जी अपॉन ए से कैंसिल यानी कि एच रो जी, इस तरह से ये फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है ना। ये प्रेशर होता है कि एच डेप्थ पे, आप इतनी डेप्थ पे जाएं तो कम प्रेशर होगा, ज्यादा डेप्थ पे जाएं तो ज्यादा प्रेशर होगा, एच डेप्थ पे चले जाएं तो इतना प्रेशर होगा। ये इस तरह से कैलकुलेट होता है। इसके अंदर एक कंडीशन और होती है कि अगर मान लिया सपोज करिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P लग रहा है, PA लग रहा है, PA मींस P एटमॉस्फेरिक, तो फिर किसी पॉइंट पे अगर आपको टोटल प्रेशर चाहिए तो एच रो जी तो वहां से बनेगा जो लिक्विड का प्रेशर होगा, और एटमॉस्फेरिक तो साथ में और लग ही रहा है, तो PA और हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर आपका PA प्लस एच रो जी हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लिया सपोज करिए टोटल प्रेशर चाहिए, केवल प्रेशर चाहिए फ्लूइड का, तो ये है एच रो जी, लेकिन अगर टोटल चाहिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस और जितना एच रो जी इसने और बनाया, क्योंकि एटमॉस्फेयर पर तो ऊपर प्रेशर डाल ही रहा है ना, और साथ में इतना और डालने लगा, तो टोटल प्रेशर आपका ये पी ए प्लस एच रो जी इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट होता, तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है तरल में दाब। देखिए चौथे पार्ट पे आते हैं, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे रिलेटेड मैं काफी सारी बातें आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि और चीजें एक्सप्लेन करने में इसकी जरूरत पड़ी है। फिर भी एक बार बता देते हैं कि हमारे जो अर्थ है इसके ऊपर जो सारी गैसेस पड़ी हैं, ये सारी गैसेस ऊपर से हैं, सारी की सारी जो है वो हमारे ऊपर प्रेशर डालती हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रेशर डालती हैं हमारी, इसको ही कहते हैं हम क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। नापने का तरीका वही, सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर क्या होता है, तो ये देखिए फिर से वही टॉरिसेली वाला एक्सपेरिमेंट, पलट के उसने ट्यूब डाल दी और 76 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे सिंपल डिवाइस है, इसके थ्रू आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप सकते हैं। वैल्यू कैसी दी जाती है, तो 76 सेंटीमीटर एच जी कॉलम, इसके सेंस में इसकी वैल्यू दी जाती है। और अगर हम इसे एसआई सिस्टम में लाना चाहें तो एच रो जी फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे आप कैलकुलेट करके दिखा दो, एच की वैल्यू डाल दो, रो की वैल्यू डाल दो, जी की वैल्यू डाल दो, जैसे अभी बताई थी, और वैल्यू इसकी 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। फिर इसकी और यूनिट भी बता सकते हो, बार टॉर सब बना दो, बार टॉर, बार क्या था, 10 टू द पावर 5, इतने हिस्से को बार मान लो, तो ये 1.013 बार हो जाएगा। टॉर क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था 1 mm एच जी कॉलम, तो यहाँ तो 760 mm का है और ये तो केवल 1 mm का है, बहुत छोटी यूनिट होती है। तो इस तरह से वायुमंडलीय दाब के बारे में सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। देखिए सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट जो है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछी जाती है डेफिनेशंस, वो आपके दाब मापक्रम की होती हैं, क्योंकि दाब मापक्रम में आपके तीन जो हैं वो प्रेशर चलते हैं, तीन टाइप के प्रेशर मापने के तरीके चलते हैं। आपका एक तो इसमें होता है गेज प्रेशर, ठीक है ना, गेज दाब। दूसरा होता है निरपेक्ष दाब, निरपेक्ष दाब। और तीसरा होता है चूषण दाब, चूषण दाब यानी कि वैक्यूम प्रेशर। ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर और ये आपका गेज प्रेशर। ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो आप मान के चलिए पेपर में लगभग लगभग हर साल पूछी जाती हैं, एक साल छोड़ के नहीं तो दो लिया लगातार। और ये डेफिनेशंस अक्सर बच्चों की गलत होती हैं। हमने कॉपी चेक करी है तो हमने देखा है कि जितनी भी कॉपी चेक करी जैसे आया है, तो
मुझे आज तक सही डेफिनेशन इसकी नहीं मिली जिसने लिखा हो। और हर बच्चे को हम लोग इसी से आंकते हैं, ऐसे क्वेश्चन से आंकते हैं कि जिसमें बच्चा समझ के लिख पाता है या नहीं उसको, क्योंकि ये डेफिनेशंस इतनी कंफ्यूजिंग है कि बच्चा याद ही नहीं कर पाएगा। अगर आपने समझा नहीं तो इसे रट पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अक्सर छोटी छोटी बातों में यहाँ पे गलती कर जाएंगे, तो ये दिमाग में नहीं बैठती हमारे। देखिए, सबसे पहले आप ये मानिए, मुझे बताइए कि अगर हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी पे चाहे कैसे भी खड़े हो जाओ, ठीक है ना, चाहे यहाँ खड़े हो जाओ, चाहे वहां जाके खड़े हो जाओ, चाहे वहां जाके खड़े हो जाओ, आपके ऊपर भले ही आपके ऊपर कोई बोझा नहीं लदा हुआ है, लेकिन आपके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर तो है ही। ये बात आप समझते हैं इस बात को? अच्छा, दूसरी बात मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई कटोरी है, ठीक है ना, इस कटोरी में कुछ नहीं है, खाली कटोरी है। तो इस कटोरी में भी खाली है, लेकिन इसके अंदर हवा तो भरी है ना, यानी कि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। तो आप कुछ भी ना करें, कुछ भी ना दिखाई दे आपको, आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लगता रहता है। नंबर 1 बात, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं मून पे चला जाऊं, चंद्रमा पे चला जाऊं, तो चंद्रमा पे तो एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो प्रेशर कितना होगा वहां पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 0 होगा। इसका मतलब अगर मैं वहां पे खड़ा हूं तो उस केस में एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है वहां पे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया सपोज करिए हमारा, जैसे ये मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, और तो हमारी जो जैसे बॉडी है उसका जो ब्लड प्रेशर अंदर से है और बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो अर्थ पे तो क्या है, ब्लड प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर मेंटेन कर लेता है। लेकिन अगर मान लिया बाहर से मून पे जाएंगे और एटमॉस्फेयर प्रेशर वहां पे हट गया, तो ये ब्लड प्रेशर अंदर से जोर मारेगा और आपके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके अंदर की जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये सब फट जाएंगी ब्लड प्रेशर की वजह से, और आपके इंटरनल ब्लीडिंग से डेथ हो जाएगी। तो इसलिए स्पेस सूट पहनना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वैक्यूम है। आप देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहां पे नाक से खून निकलने लगता है। बोझा बोझा जरा सा भी लोड अगर ले लें, बोझा ले लें आप, तो नाक से खून निकलने लगता है। वजह क्या है? ऊपर जाएंगे, प्रेशर कम, और प्रेशर कम होने से क्या होगा, आपका अंदर का ब्लड प्रेशर फिर ज्यादा होने लगेगा, और इससे क्या होगा, नाक के पास देखिए, नाक में जो आर्टरीज होती हैं सबसे कमजोर होती हैं। आप किसी की नाक पे एक पंच मार दीजिए, तुरंत खून निकलने लगेगा। बाकी बॉडी में कहीं मारोगे खून ना निकले, नाक पे केवल एक घूसा मारने से भी खून निकलने लगता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है नाक की आर्टरीज कमजोर होती हैं, तो इसलिए सबसे पहले ब्लीडिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप देखिए कि मून पे अगर जाते हैं आप, तो वहां पे कोई प्रेशर नहीं होगा। तो ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का मतलब निरपेक्ष शून्य दाब, जैसा चंद्रमा पे होगा, ठीक है ना। पृथ्वी पे तो हमेशा आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर मिलेगा ही मिलेगा, हमें तो उसी के साथ जीना है। समझ रहे बात? एक चीज ये समझ लीजिए आप, ठीक। मैं इन सारी बातों को मिलाऊंगा, अभी मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मुझे मिटाने पड़ रहा है बार बार। अब मान लिया सपोज करिए आपने कोई बर्तन लिया, ये मान लिया आपने बर्तन ले लिया, ठीक है, इसका ढक्कन खुला हुआ है, खुला हुआ ढक्कन है, इसका मतलब, और पृथ्वी पे है ये, तो इसका मतलब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसके मुंह पे एक ट्यूब लगाई, जैसे साइकिल में हवा भरते हैं, और उस ट्यूब से इसमें क्या किया, एक्स्ट्रा हवा भरने लगे। हम इसके अंदर हवा भरने लगे, और जबरदस्ती, ये इसके अंदर भरी थी फिर भी जबरदस्ती भरने लगे। तो अब जो क्या होगा, अब इसके अंदर जो है प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर तो लग ही रहा था, उतनी गैस तो थी इसके अंदर, और एक्स्ट्रा में बढ़ने लगी इसकी गैस। समझ रहे बात? तो अब धीरे धीरे भरते 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 एटमॉस्फेयर प्रेशर का 1.5 गुना, 2 गुना, या एटमॉस्फेयर प्रेशर में +2 +3 +4 ऐसे बढ़ता चला गया इसके अंदर प्रेशर। या फिर हम क्या काम करें, यहां से हवा निकालना स्टार्ट करते हैं, इसको सक्शन करने लगे, हवा बाहर निकालने लगे। तो जैसे जैसे आप हवा बाहर निकालते जाओगे, इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाएंगे, तो आपका प्रेशर जो है डाउन होता चला जाएगा, एटमॉस्फेयर से भी वो जो है कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये हम कह रहे हैं कि वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम एक्स्ट्रा हवा डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भर रहे हैं, तो फिर प्रेशर जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब एटमॉस्फेयर से बढ़ता चला जाएगा, एटमॉस्फेयर तो पहले था ही, उससे बढ़ता चला जाएगा। या फिर अगर आप निकालना स्टार्ट करते हैं गैस को, तो फिर उस केस में कम होता चला जाएगा। जैसे आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, कि वो कैथोड रेज वगैरह बनी थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड लगा दिए, और अंदर में यहाँ पे देखिए वैक्यूम पंप लगा के कहते हैं कि यहाँ पे बहुत लो प्रेशर कर देते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रीमली लो प्रेशर। तो कैसे करते हैं वो, इसी तरह से मशीन से जो है वो एयर निकाल लेते हैं आप यहाँ से, और यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक एक 2 3 4 मॉलिक्यूल ऐसे करके बचते हैं, तो प्रेशर उसका उतना ही डाउन होता चला जाता है।
ये 3 बातें देखिए कहीं कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना? लेकिन आप देखिएगा इससे आपको ये तीनों टाइप के जो प्रेशर मैंने लिखे थे, ये आपको तुरंत एकदम से समझ में आ जाएँगे। कंसेप्ट से और देखिए रटने से क्या फ़र्क होता है। बिना कंसेप्ट के रटना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कंसेप्ट के साथ समझ के और फिर उसको आप दिमाग में रखेंगे, तो वो आराम से रट जाएगा आपको दिमाग में, ठीक है ना? अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए अब मेरे साथ ज़रा दिमाग लगाइए, देखिए ध्यान से। ये जो लाइन मैंने बनाई है निरपेक्ष शून्य दाब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। प्रेशर बिल्कुल नहीं है जैसे मून पे, जैसे चंद्रमा पे था, कोई गैस वैस कुछ है ही नहीं, आपके पास एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है। वो ये लेवल को शो कर रहा है। और हम अगर अर्थ पे हैं तो अर्थ पे हैं तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो है ना। वायुमंडलीय दाब रेखा यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने पे, हम इतने पे जी रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, अर्थ पे पृथ्वी पे जो भी कुछ है वो सब इतने पे है, और मून पे जो है वो इतना प्रेशर है। तो अर्थ पे इतना तो एडवांटेज हमें मिला ही हुआ है कि इतना तो प्रेशर ऑटोमेटिकली है ही। तो हम इतने प्रेशर को यहां से लेकर के अगर यहां तक का प्रेशर नापे तो हम इसे नाम देंगे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि अगर आप देखिए, अगर आप जैसे खाली बर्तन ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे मैंने ये खाली ग्लास ले लिया, तो ये खाली ग्लास अर्थ के लेवल पे तो माना जाएगा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन मून के कंपैरिजन में देखेंगे आप तो इस ग्लास में कम से कम इतना एटमॉस्फेयर तो है, पी एटमॉस्फेयर, कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है इसके अंदर। तो अर्थ पे जो कुछ नहीं है मून के रेस्पेक्ट में वहां पे है, तो पी एटमॉस्फेयर प्रेशर अर्थ पे हर जगह लगा हुआ है। तो ये हमने मेजरमेंट यहां से अगर ले लिया तो ये पी एटमॉस्फेरिक वैल्यू आती है। अब अगर इसी ग्लास में मैं इतना तो है ही और मैं प्रेशर भरने लगूं, अभी जैसे मैं बता रहा था मशीन से प्रेशर भरने लगे और प्रेशर भरने लगे, ठीक है ना, और फिर उसको मैं नापूं केवल यहां से। आप देखिए मैंने और प्रेशर बढ़ा, यहां तक पहुंच गया मैं, ठीक है ना, लेकिन मैं इसे नापता हूं केवल इसके लेवल से, अर्थ के लेवल से। तो यहां से केवल अगर मैं नापता हूं तो ये आपका कहलाएगा गेज दाब, यानी कि गेज प्रेशर। ध्यान दीजिए, ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान के वहां से नापा जाए, हम इसको जीरो माने, एक्चुअली वो जीरो नहीं है, एक्चुअली वो यहां पे जीरो आएगा, लेकिन यहीं से जीरो मान के हम एक्स्ट्रा नाप दें तो ये आपका प्रेशर जो है वो गेज प्रेशर कहलाता है। और इसको हम शो करेंगे पीजी से। ये आपका जो है वो पीजी से शो होगा। रिपीट, देखो सर ऐसा है, इस ग्लास में कितना प्रेशर है, अगर मैं कहूं मैं पृथ्वी पे खड़ा हूं तो इस ग्लास में इतना प्रेशर है, लेकिन अगर इसी ग्लास को मैं मून पे ले जाऊं तो कितना प्रेशर है इस ग्लास में, तो इतना प्रेशर है। निरपेक्ष दाब, एब्सोल्यूट जीरो जिसको बोलते हैं। तो केवल इस ग्लास को अर्थ पे लाने से इसके अंदर ऑटोमेटिकली इतना प्रेशर आ गया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस ग्लास के प्रेशर को, एटमॉस्फेयर को नहीं मानता, मैं यहीं से जीरो अगर स्टार्ट कर दूं और फिर किसी प्रेशर को नापना स्टार्ट कर दूं तो वो गेज प्रेशर कहलाएगा। मतलब यहां से अगर जीरो मान के मैं ऊपर चलता चला जाऊं, इसको इसके ऊपर ध्यान ना दूं कि ये इतना भी है, और यहीं से जीरो मान करके और +1 +2 +3 करता चला जाऊं, ठीक है ना, ये जीरो है आपका, और यहीं से ऊपर +1 +2 3, तो ये जो प्रेशर आएंगे वो आपके गेज प्रेशर कहलाएंगे। मतलब इसमें ग्लास में मैं और ज्यादा हवा भरता चला जाऊं, इसके मुंह को बंद करके और ट्यूब साइकिल का वाला पंप लगा लूं और इसके अंदर प्रेशर मतलब भरता चला जाऊं और गैस, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई 0 +1 +2 3 ये गेज प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब रेखा को जीरो मान के वहां से नापा जाए। आपकी मर्जी, आप यहां से नापो या आप यहां से नापो। यहां से अगर नापना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका गेज प्रेशर कहलाएगा। और अगर आप यहां से नीचे करना, मतलब इस ग्लास में से मैं वैक्यूम करने लगूं, मतलब हवा निकालने लगूं, हवा निकालते निकालते थोड़ा सा ये कम हो गया जा करके, तो आपका इस टाइम पे निर्वात बनने लगेगा, ठीक है ना। अब मैं यहीं से अगर इसको नापने लगूं, यानी कि निर्वात दाब बनने लगेगा, निर्वात दाब। इसको हम शो करेंगे हम पी वैक्यूम से, पी वैक्यूम। तो आपके पास दो चीजें नापी जा रही हैं, यहां से ऊपर या यहां से नीचे। अगर आप इस एटमॉस्फेरिक लाइन से ऊपर जाके नाप दें किसी प्रेशर को तो गेज प्रेशर कहलाएगा, इससे नीचे लाके नापे तो ये निर्वात दाब यानी कि वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा, वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। इसको पीजी से, इसको पी वैक्यूम से इस तरह से शो करते हैं। और अगर हम निरपेक्ष शून्य दाब से देखें तो ये पी एटमॉस्फेरिक है हमारा।
तो आपके पास जैसे बर्तन बर्तन इमेजिन करो, बर्तन में आपने और हवा भर दी तो ऊपर चले गए प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और ज्यादा हो गया, और तो 0 +1 +2। और अगर मान लिया सपोज करिए बर्तन से हवा निकाल दी तो -1 -2 -3, इसमें आपके जो है -1 -2 -3 ऐसे नापा जाएगा, तो ये आपका वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। तो आप देखिए गेज प्रेशर की डेफिनेशन कैसे दी जाएगी, वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर, ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर बनाए गए मापक्रम को गेज प्रेशर कहते हैं। इसको 0 मान करके गेज प्रेशर बनता है। और अगर आप इसे प्लस में नापें, वायुमंडलीय दाब से अधिक प्रेशर है तो ये गेज प्रेशर, और वायुमंडलीय दाब से कम हो जाए अगर प्रेशर तो ये आपका वैक्यूम प्रेशर यानी कि निर्वात दाब होता है। मतलब ये एक तरह से जनरलाइज्ड वे में गेज प्रेशर ही है दोनों। पॉजिटिव में चला जाए तो उसे गेज प्रेशर बोलते हैं, नेगेटिव में चला जाए तो उसे निर्वात दाब बोलते हैं यानी कि वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। अब हालांकि ये नेगेटिव कह रहे हो, लेकिन एक्चुअली इसके रेफरेंस में देखो तो ये पॉजिटिव ही है। अभी तो प्रेशर है ना, बिल्कुल परफेक्ट वैक्यूम जब आएगा तब भी 0 होगा। नेगेटिव प्रेशर तो हो ही नहीं सकता ना, इसके वैसे नेगेटिव नहीं हो सकता यहां से, इसके हिसाब से ये तो परम शून्य वो है ना। जैसे आपका टेम्परेचर में नहीं होता परम शून्य ताप और वो ताप होता है, उससे आप और अच्छी तरह से समझ सकते हो थोड़ा सा, कि परम शून्य ताप T = कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये शून्य जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो कह तो रहे हो आप 0, लेकिन -1 -2 -3, लेकिन एक्चुअली जब -273 पर जाओगे एक्चुअल आपका 0 वहां पे आता है। तो केल्विन में कहोगे तो 0 के ये होगा जाके, तो ये आपका 273 बन जाएगा। तो ये केवल आपके मानने पे होता है हम कहां से नापे। जैसे आप किसी चीज को, कोई कोई डब्बा रखा है, आप नीचे से देखो तो वही ऊंचाई बन जाएगी, ऊपर से देखो तो वही गहराई बन जाएगी। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम स्केल कहां से करें। हम नीचे से देख रहे हैं तो हाइट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर से देख रहे हैं तो डेप्थ डेप्थ नेगेटिव 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 आने लगेंगी। तो इसको शून्य मान करके जो प्रेशर बनाए जाते हैं, गेज नापे जाते हैं, उनको गेज प्रेशर कहते हैं। आप इससे वायुमंडलीय दाब से ज्यादा पे जाएंगे तो गेज प्रेशर जो है पॉजिटिव में चलता है, नेगेटिव में कम पे जाएंगे वायुमंडलीय दाब से कम पे तो फिर गेज प्रेशर नेगेटिव में चलता है, तब इसे वैक्यूम प्रेशर कहते हैं और इसकी वैल्यू तब नेगेटिव में जाती है। निरपेक्ष शून्य दाब वो होता है जो जिसपे बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाती है, बिल्कुल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो खत्म हो जाता है। ये जो है दाब का बिल्कुल परम शून्य दाब होता है, इसको ये आपका निरपेक्ष दाब कहते हैं इसे। अब मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, बताइए, सोच के बताइएगा, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन पीजी, ठीक है ना, अगर किसी का गेज प्रेशर पीजी है एंड पीएटीएम, पीजी और पीएटीएम में क्या रिलेशन होगा। जैसे मान लिया सपोज करिए इसका प्रेशर पीजी है, ठीक है ना, तो अगर हम इसको यहां से नापें तो पीजी है, लेकिन अगर यहां से नाप दें, इसका एब्सोल्यूट प्रेशर निकालें हम, पी एब्सोल्यूट, तो ये कैसे निकलेगा, ये आपका इसका निरपेक्ष दाब होगा, ये निरपेक्ष दाब होगा। यहां से नाप रहे हो आप, गेज प्रेशर तो यहां से नाप रहे थे, ये पी एब्सोल्यूट प्रेशर यहां से नाप रहे हो, तो बताइए कुछ रिलेशन बता सकते हैं। पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू इतना, ये पी एटीएम एंड प्लस पीजी, मैं लिख सकता हूं क्या, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पीजी। मुझे बताइए रिलेशन क्लियर हो रहा है। किसी भी चीज का अगर वो वायुमंडलीय दाब से ज्यादा पे है और आपको उसका निरपेक्ष दाब चाहिए, यानी कि एब्सोल्यूट 0 से आपका उसका प्रेशर चाहिए, वास्तव में कितना दाब है उसके अंदर, तो एटमॉस्फेरिक तो था ही और एक्स्ट्रा और इतना आ गया, तो पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस पीजी। दूसरा रिलेशन, अगर किसी बॉडी का प्रेशर, किसी बर्तन में प्रेशर वायुमंडलीय दाब से ज्यादा नहीं बल्कि कम है, और तब मैं इसका यहां से नापना चाहता हूं, इसका पी एब्सोल्यूट निकालना चाहता हूं, ये पी एब्सोल्यूट तो ये आ गया, इसका पी एब्सोल्यूट कैसे आएगा मुझे बताइए। तो इसका पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू होगा जाकर कितना, इतना तो पी एटमॉस्फेयर है, इतना तो ये पी एटमॉस्फेयर है, और माइनस पी वैक्यूम। तो ये डायग्राम से आप चाहो तो ये निकाल लो ऐसे, या फिर आप कह दीजिए कि पीजी की ही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो पी वैक्यूम बन गया, तो इससे ये आ गया। अब आप जैसे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा के कर दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेज दाब के मापन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करे जाते हैं, ये जो है वो आप नोट कर लें। इसमें पीजोमीटर नली,
पीजोमीटर नली, एक नंबर में पूछ सकते हैं बॉर्डन नली दाब गेज, या फिर डायाफ्राम दाब गेज। इसको नेगेटिव वाले को निर्वात वाले को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं निर्वात दाब मापी। तो बाकी इसकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा उसकी ग्रुप में, और तब आप उससे आप एकदम से डेफिनेशन देखेंगे, आपको रट जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आपका है सरल बैरोमीटर। देखिए सिक्स्थ है सरल बैरोमीटर। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना है मैंने, क्यों? क्योंकि हम इसको कई बार अभी डिस्कस कर चुके हैं। वही टॉरिसेली का एक्सपेरिमेंट, उसने ट्यूब ली 1 मीटर और उसमें मरकरी भरा और फिर उसको पलटा और फिर 76 सेंटीमीटर, फिर कैसे बैलेंस होता है, क्या होता है, ठीक है ना। पूरा सरल बैरोमीटर जो है आप बता सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें मेन चीज़ आती है इसकी कमी क्या थी, क्योंकि 14 बैरोमीटर इसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। 14 बैरोमीटर मैं बता दूं 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसे बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। और 14 बैरोमीटर जब स्टार्ट करेंगे तो आप सरल बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर की जो है वो कमियां जरूर गिनाएंगे आप उसमें, तभी वो आएगा कि हाँ भाई क्यों ऐसा कराया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है इसकी कमियां, मैं इसकी 14 बैरोमीटर की पीडीएफ भी आज आपको सेंड कर दूंगा, तो उससे आप जो है अंदाजा लगा लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज है, किसी बुक में कम होता है, किसी बुक में ज्यादा हो जाता है, तो पीडीएफ में इसकी दे दूंगा ग्रुप में, तो आप उससे देख लीजिएगा और उसको बिल्कुल वहीं से बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिपेयर कर दीजिएगा। मैं हल्का सा यहाँ बता देता हूँ सरल बैरोमीटर की कमी क्या होती है। मेन चीज ये डिस्कस कर रहे हैं। कमी पहली ये होती है कि इसके अंदर गंदगी पड़ने के चांस रहते हैं, मतलब ये खुला रहता है। खुला है मतलब ये सब यहाँ से धूल मिट्टी सब ये पड़ती रहती है इसके अंदर। दूसरा ये है कि कांस्टेंट स्केल नहीं है, स्केल जो है वो बदलता रहता है। बदलता रहता है मतलब जैसे मान लिया सपोज करिए, थोड़ा सही सा डायग्राम बना देता हूँ। ये जैसे मान लिया सपोज करिए है, अब मान लिया 76 सेंटीमीटर पे है पारे का स्तंभ। अब मान लिया सपोज करिए ये कुछ कम हो गया प्रेशर, ये नीचे आ गया, तो जब नीचे आएगा तो ये मरकरी इसमें उतर के इसी में तो जाएगा। तो पता लगा मरकरी का लेवल यहाँ से उठ के ऊपर हो गया। अब आप यहाँ से कैसे नापोगे, आपका स्केल तो नीचे से फिट है। कहने का मतलब है कोई इसमें स्केल नहीं लगाया जा सकता। नापने के लिए बार बार आपको जो है वो मीटर स्केल लेकर के जो है उसमें आपको लगना पड़ेगा, तभी जाकर के आप नाप सकते हो, क्योंकि इसका जो नापने वाला पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, वो बदलता रहता है, ठीक है ना। मरकरी नीचे उतरेगा तो ऊपर का लेवल बढ़ जाएगा, और अगर मरकरी अंदर चढ़ जाएगा ऊपर तो भी लेवल बदल जाएगा। हर बार आपको एक नया स्केल लगा के करना पड़ेगा। तो ये जो कमियां हैं, और एक दो कमी है इसके अंदर, वो फिर बात की बात है। उसके बाद टूटने का खतरा रहता है, ठीक है ना। तीसरा इसमें है ये टूट सकता है, मतलब इधर से उधर मान लिया सपोज करिए कुछ ले गए, ले जाना, इसको पोर्टेबिलिटी नहीं है। पोर्टेबिलिटी मतलब 1 मीटर लंबी नली लिए लिए कहाँ कहाँ लेते फिरेंगे। तो ये सारी जो कमियां हैं इसके अंदर, वो सारा का सारा। और पारा खुला है तो इसका मतलब ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक है मतलब कोई टच कर लिया, मुंह में चला गया, या किसी वजह से छुआ या कुछ हुआ तो वो फिर गड़बड़ी है। तो इन सबको दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट 14 थे, 14 ने एक बैरोमीटर डिजाइन किया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 14 बैरोमीटर आ रहा है। 7th देखते हैं 14 बैरोमीटर, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर में। इसका डायग्राम भी जो है वो अच्छा सा है, बुक से बना लीजिएगा आप। मैं यहाँ पे हल्का सा कर रहा हूँ इसमें। इसमें क्या है कि एक कटोरा है और ट्रफ है और उसमें ट्यूब है एक, वो तो वही सब चीज़ें हैं। बस इसको क्या करा है कि एक मेटेलिक केसिंग में इसको बंद कर दिया है, और मेटेलिक केसिंग में बंद करने के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका मरकरी लेवल के ऊपर यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंटर लगा दिया है, आइवरी पॉइंटर। मेन चीज बता रहा हूं मैं, आइवरी पॉइंटर लगाया है और नीचे से उन्होंने एक स्क्रू लगा दिया है, ठीक है ना। बस इतना सा फर्क है, और इसके ऊपर जो है वो मरकरी का लेवल ये हो गया आपका, और स्केल जो है ये लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए इस बैरोमीटर में वो कमी क्या थी और कैसे दूर कर ली गई। तो देखिए जो एक टूट फूट सकता था तो उसके लिए तो हमने मेटेलिक केसिंग लगा दी, चारों तरफ से इसको कवर कर दिया, तो ये सुरक्षित हो गया। कवर हो गया तो पारे का जो जहर होता है, पारे का टॉक्सिक नेशन होता है, तो वो टॉक्सिक चीज जो है वो हमें नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि वो अंदर बंद हो गई। अब सबसे मेन बात आती है कि स्केल जो है वो आपका बदल जाता था बार बार, कि मरकरी नीचे उतरा या ऊपर गया तो उससे जो है वो बार बार हमें एडजस्ट करना पड़ता था स्केल। तो यहाँ पर उसके लिए क्या किया गया है,
एक आइवरी पॉइंटर, आइवरी मतलब क्या होता है, हाथी दांत, ठीक है ना, आइवरी, तो उसका पॉइंटर बना के लगा देते हैं और नीचे से स्क्रू लगा देते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है, स्क्रू को घुमाने से पूरा बर्तन ऊपर नीचे होने लगता है। मान लिया सपोज करिए कल को प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम होने से मरकरी नीचे उतर आता है और मरकरी पता लगा ऊपर चढ़ गया इसके अंदर। तो जब ये ऊपर चढ़ गया तो ये पॉइंटर डूब जाएगा उसके अंदर, मरकरी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करेंगे और बर्तन को नीचे ले आएंगे और तब तक ले लाते रहेंगे जब तक वो पॉइंटर फिर से मरकरी के लेवल पे ना आ जाए, और फिर उसके बाद एडजस्ट करके फिर रीडिंग यहाँ से देख लेंगे हम। कहने का मतलब है हम पूरा बर्तन ऊपर नीचे खिसका के हमेशा उसको इनिशियल लेवल पे जैसा वो पुराना था वैसा ला सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट जो है इन्होंने करा, और इस तरह से अब इसमें अंदर एक फिक्स्ड स्केल ऊपर लगा दिया बस, और नीचे हम उसको बर्तन को नीचे एडजस्ट करके मरकरी लेवल को फिर से वहीं पे ला सकते हैं। जब मरकरी लेवल फिर से वहीं आ जाएगा तो जितना पहुंचेगा वो नाप के तुरंत आप रीडिंग दे सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसके फायदे क्या हैं, फायदे वही सब सारे हैं जो सबमर्सिबल बैरोमीटर में कमियां थी, वही आप इसके फायदे में लिख देंगे कि भाई इसको ले जाना आसान है, इसमें जो जहर का असर नहीं होता है, ये दुनिया भर की चीजें जो हैं इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद इससे मौसम की भविष्यवाणी कैसे करी जाती है, तो मौसम की भविष्यवाणी अगर मान लिया सपोज करिए एकदम से प्रेशर कम हो जाए, इसके अंदर एकदम से प्रेशर कम हो जाए तो आंधी तूफान आने लगता है, धीरे धीरे कम हो तो धीरे धीरे कम होने पर जो है वो बारिश होती है, और धीरे धीरे बढ़े तो इसका मतलब मौसम साफ रहता है। एक अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए यूज होता है, उसके बारे में भी एक नंबर में हो सकता है पूछ दें। अल्टीमीटर में भी क्या होता है कि प्रेशर ही नापने का होता है, जैसे ऊंचाई पे जाओगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, तो इसलिए प्रेशर को ही नापते हैं, लेकिन बस कितने ऊंचाई पे कितना प्रेशर कम होगा तो वो बताने के लिए फिर अल्टीमीटर का यूज करते हैं। वो ये तो नहीं होता है उसको मैं अंदर मैकेनिकल स्ट्रक्चर लगाते हैं, क्योंकि लिक्विड वाला पार्ट तो इधर उधर ले जाने पर गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्टीमीटर की ऊंचाई जो नापते हैं वो बैरोमीटर के ही कंसेप्ट पर डिसाइड होती है। तो इस तरह से आपका ये 14 बैरोमीटर भी 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से आपका ये प्रेशर यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद जो है सरफेस टेंशन वाली यूनिट है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे पूरा का पूरा। और इसी के साथ फिर मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद।